हेमा को ऐसी हालत में फैसले लेने का खूब एक्सपीरियंस था, इसलिए बिना कोई दया दिखाए उसने आत्मा पे हमला कर दिया, या कम से कम सबको ऐसे ही लगा। असल में उसने सिर्फ उस आत्मा को आजाद करने के लिए हमला किया था ताकि उस पर लगाया गया कंट्रोल हटाया जा सके। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसने बाकी आखिरी हंटर्स को हरा दिया और वो बूढ़ा हंटर को कोने में ला खड़ा कर दिया। अब उस बुढ़ऊ के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हेमा को इलाकों की गश्त करने दे या अपनी जान गवा दे। इसी दौरान तत्सुबाकी हेमा में दिलचस्पी दिखा रही थी। असल में उसने हेमा के भाइयों से उनकी मौत से पहले मुलाकात की थी। उसने उसे अपना फोन नंबर भी दिया ताकि वे कांटेक्ट में रहे। अब उस इंसिडेंट के बाद हेमा उस आत्मा को नगात्सुकी परिवार के घर ले गया। हालांकि बोटैन को इस पर कुछ अजीब शक होने लगा कि हेमा बाहर क्या कर रहा था, लेकिन गलतफहमी दूर होने के बाद बोटैन और हेमा ने मिलकर उस औरत को असली जगह पर छोड़ दिया। अब वापस लौटकर हेमा ने बोटैन को बताया कि उसे पहले से ही उसकी असली सच्चाई पता थी और बोटैन के अंदर मौजूद वो रहस्यमयी आत्मा की बात वो जान चुका था। लेकिन उसने बोटैन को भरोसा दिलाया कि जब तक वो गार्डियन आई है उसे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान हेमा ने अपने अतीत की वो दर्दनाक कहानी भी बताई कि कैसे उसने अपने भाइयों को खोया और बदले की आग में वो हंटर्स बन गया। इधर आत्माएं और ज्यादा पक्की हो गई कि हेमा ही बोटैन के लिए सबसे सही पति होगा। इसी बीच शिकारी ग्रुप को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्राचीन तायू कबीले के शिकारी एक भयंकर आत्मा गिरोह से जूझ रहे थे और ये वही आत्माएं थी जिन्होंने यातना देने वाले औजारों को अपने कब्जे में लिया था। इनका सफाया करने में पहले कई ग्रुप्स को मिलकर लड़ना पड़ा था, इसलिए इस बार कमेटी ने हेमा और यू को वहाँ पर भेजा। लेकिन ये दोनों दोस्त बिल्कुल तेल और पानी की तरह थे, मतलब एकदम अलग। यू ने हेमा को बताया कि ये गिरोह बेहद ताकतवर था। इससे पहले उन्हें रोकने के लिए कई ग्रुप्स को मिलकर लड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन ये सुनकर हेमा खुश हो गया कि चलो आखिरकार कोई तो है मेरे लायक। अब जब वे दुश्मनों के अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ तत्सुबाकी पहले से ही मौजूद थी। वह भी इस मिशन में शामिल होने वाली थी। इसके अलावा पहले वाले दो भाड़े के सैनिक भी वहाँ थे जिनका काम उन्हें गिरोह के सरगना तक पहुँचाया था। पर इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, गिरोह के 3 सबसे ताकतवर नेता उनके सामने आ गए और हर एक के पास ऐसे खतरनाक हथियार थे जो उन्हें बेहद ताकत देते थे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी और युद्ध अपने चरम सीमा पे था। तत्सुबाकी ने आग पर कंट्रोल करने वाले दुश्मनों का सामना किया, जबकि हेमा ने एक बेहद खतरनाक दुश्मन को चुनौती दी जो एक विशाल आरी का इस्तेमाल कर रहा था और वह इतना ताकतवर था कि उसने यू पर भी एक जबरदस्त हमला कर दिया और यू उसे रोक भी नहीं पाई और सिर्फ हेमा ही अपने शक्तिशाली ताबीजों की बदौलत उससे बराबरी की टक्कर ले पा रहा था। अब जब आरी वाला सरगना हेमा से हारता दिखा तो उसने अपनी आत्मा को हथियार से जोड़ लिया। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक रूप में बदल चुका था। अब इस नई मुसीबत का सामना करने के लिए हेमा और यू को मिलकर लड़ना पड़ा। यू ने एक जोरदार हमला किया और हेमा ने इसी मौके का फायदा उठाकर एक आखिरी वार किया और आखिरकार वो डीमन स्पिरिट का अंत हो गया। और मिशन खत्म होने के बाद तत्सुबाकी ने हेमा को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि वे पहले से ही उसके भाइयों से मिल चुकी थी और वह उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और उनके जैसी ताकत पाने के लिए एक खतरनाक आत्मा जो छतरी में समा चुकी थी का पीछा कर रही थी। तत्सुबाकी ने हेमा को अपने कबीले में शामिल होने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उस आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। अब यू जो यह बातचीत सुन रहा था उसे लगा कि हेमा को यह प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और तत्सुबाकी का कबीला हंटर्स को सिर्फ औजारों की तरह इस्तेमाल करने के लिए बदनाम था। लेकिन यू को भरोसा था कि हेमा के अंदर मौजूद अंधकार एक दिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। हालांकि हेमा ने इसे साफ इनकार कर दिया और वह आत्माओं के कबीले में रहकर ही अपनी जर्नी जारी रखना चाहता था। अब घर लौटने के बाद यू ने हेमा से पूछा कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकराया। अब यू ने उसे बोला कि अगर उसने वह रास्ता चुना तो वह बुराई में खो जाएगा और वह अपना बदला अपनी शर्तों पर पूरा करेगा। अगले दिन होरी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वे रात को सुकियाकी डिनर मनाएंगे। हर किसी को तैयारी का एक एक काम सौंपा गया। हेमा और बोटैन को इलेक्ट्रिक ग्रिल ढूंढने का काम सौंपा गया जो कहीं गायब थी, पर असली मकसद कुछ और था। होवरी और बाकी सदस्यों को उम्मीद थी कि ये छोटी सी खोज हेमा और बोटैन को रिश्तों को आगे बढ़ाने का बहाना बन जाएगी। होवरी ने तो उनके प्यार के सक्सेस के लिए उसे लकी चार्म भी दे दिया। अब क्या ये मिशन हेमा और बोटैन को और करीब ला पाएगा या फिर कुछ और रोमांचक मोड़
मोड़ आने वाला है। बोटैन ह्यूमा को अट्रैक्ट करने की प्लानिंग बना रही थी, लेकिन ये सोचकर वो बहुत ही घबराई हुई थी। वहीं बाकी सभी अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त थे, पर बोटैन के मन में एक सवाल था कि क्या ह्यूमा भी इस फीलिंग को महसूस कर रहा था या फिर क्या वह इस बारे में कुछ सोच भी रहा है। इसी दौरान ह्यूमा को जमीन पर होवरी की दी हुई लेटर मिली जो बोटैन के पास थी। उसे पढ़कर ह्यूमा ने कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बोला मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और बोटैन ये सुनकर चौंक गई। वह इस कोल्ड रिप्लाई से संतुष्ट नहीं थी और उसकी फीलिंग्स जानना चाहती थी। बोटैन ने सच्चाई जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ह्यूमा पहली बार ब्लश करने लगी और शर्म की वजह से उसके गाल भी लाल पड़ गए। आखिरकार दोनों ही अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं सके और रात होते ही सबने मिलकर खूब शानदार खाना खाया और बहुत एंजॉय किया। इसके बाद ह्यूमा ने बोटैन से कहा कि नगात्सुकी परिवार उसे अपने भाइयों की याद दिलाता है। उसने यह भी माना कि बोटैन के पास एक अद्भुत परिवार है। और कुछ दिनों बाद ह्यूमा को एक स्पेशल हंटिंग अपैरल स्टोर से इनविटेशन मिला, क्योंकि आमतौर पर हंटर सुरक्षा कवच पहनते हैं ताकि चोटों से बचा जा सके, लेकिन ह्यूमा हमेशा बिना किसी सुरक्षा से लड़ता था और हर बारी बुरी तरह जख्मी हो जाता था। अपनी घाव को बढ़ने से रोकने के लिए उसने इस बार उनका कहा माना। जैसे ही ह्यूमा स्टोर पहुंचा, उसकी मुलाकात तत्सुबाकी से हुई। तत्सुबाकी ने खास तौर ह्यूमा के लिए एंट्री पक्की करवाई थी, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि ह्यूमा बिना सुरक्षा कवच के लड़ता था और उसने तुरंत ही बोटैन को ह्यूमा के प्यार के लिए अपनी राइवल मान लिया। और अब बस लड़ाई सिर्फ हंटर्स और आत्माओं की ही नहीं थी, बल्कि ह्यूमा के दिल पर कब्जा करने की भी थी। वाह भाई, एक से भले दो। अब स्टोर के अंदर ह्यूमा को पता चला कि ये हंटर्स कवच कोई नॉर्मल कपड़े नहीं थे, बल्कि ये खास आत्माओं की शक्ति से बने थे जो कपड़े के रूप में थे। इन्हें पहनने के लिए हंटर्स को पहले उन आत्माओं का भरोसा जीतना पड़ता था और उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता था, लेकिन ह्यूमा ने खुद को सबसे अलग साबित किया। बाकी हंटर्स इन कवचों पर पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन ह्यूमा ने ये दिखाया कि वह अपने कड़े फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से बिना किसी सुरक्षा के भी जबरदस्त हमले कर सकता है। और यही देखकर कपड़ों की आत्माओं ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ह्यूमा को नया शिकारी कवच भी मिल गया। अब ह्यूमा पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुका था। अब क्या बोटैन और तत्सुबाकी के बीच कोई रोमांटिक जंग शुरू होगी? क्या ह्यूमा का नया कवच उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा? और आगे कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? ह्यूमा ने अपनी ताकत को साबित कर दिया और जादुई कपड़े अब उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। कपड़ों ने उसे अपना योग्य धारक मान लिया, जिससे उसकी लड़ाई की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच तत्सुबाकी ने बोटैन को चेतावनी दी, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं ह्यूमा को तुमसे छीन लूंगी, समझी ना? अब बोटैन को यह सुनकर हल्का जलन तो महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब ह्यूमा बोटैन का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक काई वहाँ आ थमका। काई को ह्यूमा की असली ताकत जानती थी, इसलिए उसने उसे लड़ाई के लिए चेतावनी दी। और उसके साथ इत्सुकी नाम की एक लड़की भी थी, जिसने एक शक्तिशाली बैरियर बना दिया ताकि कोई उनकी लड़ाई में दखल ना दे सके। अब ह्यूमा ने बिना समय गवाए तुरंत ही हमला कर दिया, लेकिन उनकी पावर्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। काई अब तक का सबसे ताकतवर आत्मा निकला, जिससे ह्यूमा का सामना हुआ था। उसकी ताकतवर कवच ने उसे कई शक्तियाँ दी थी, जिससे ह्यूमा के लिए लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। काई ने ह्यूमा का मजाक उड़ाया और कहा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस भूत को हरा सकते हो जिसने तुम्हारे भाइयों को मारा था इतने कमजोर ताकत के साथ? और ये सुनकर ह्यूमा बहुत ही आग बबूला हो गया। अब उसे समझ में आ गया कि काई को उस स्पेक्टर के बारे में जानकारी थी, जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। अब ह्यूमा गुस्से में आकर एक डीमन की तरह टूट पड़ा और पूरी ताकत से उस पे हमला किया। उसने काई को पहली बार चोट पहुंचाई, लेकिन काई की ताकत अभी भी बहुत ज्यादा थी। उसने कुछ ही पलों में उसने ह्यूमा को फिर से दबोच लिया और उसे लाचार कर दिया। इसी दौरान कबीले के आत्माओं ने काई की मौजूदगी को महसूस कर लिया और बीच में कूद पड़ी। अब काई लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही इत्सुकी पहले ही पकड़ में आ चुकी थी। उसने काई की शक्ति को सील कर दिया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। असल में काई ह्यूमा को हराने नहीं आया था, बल्कि उसकी पावर्स को परखने आया था। और जाते जाते काई ने ह्यूमा से एक सवाल किया, तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और यह सुनकर ह्यूमा चौंक गया। काई ने बताया कि रिंग्स ह्यूमा की असली हथियार नहीं है, बल्कि वह उन्हें अपने भाइयों के गम में पहनता है। अगर तुम वाकई अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने असली शक्ति को अपनाना होगा। ह्यूमा ने अपने भाइयों की हत्या करने वाले छाते के
बावजूद बोटैन को बचाने का फैसला किया। जब छाते ने बोटैन के अंदर छुपी शक्तियों को हड़पने की कोशिश की तो ह्योमा ने पूरी ताकत से उसका सामना किया। इसके बाद दूर खड़ी बोटैन ये सुनकर चौंक गई। ह्योमा के लिए वह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वचन थी, लेकिन ह्योमा जानता था कि उसकी मौजूदा ताकत बदलने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसने खुद को और मजबूत बनाने के लिए कुछ महीने के लिए कबीले को छोड़ने का फैसला किया और कई महीनों की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ह्योमा फिर से बोटैन के सामने आया और बोटैन को अब भी लग रहा था कि ह्योमा उसे अपने परेशानियों की जड़ मानता है। लेकिन ह्योमा ने उसे बताया कि वह इसलिए नहीं गया था। मैं जानता हूँ कि मेरे भाइयों की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ वह दुश्मन आत्मा जिम्मेदार है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, कम से कम तब तक जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। लेकिन बोटैन को डर था और वो कहती है जो भी इंसान मेरे करीब आता है उसे मौत मिलती है, जैसे तुम्हारी चाची जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ह्योमा टच से मस नहीं हुआ और वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब समय बीतता गया और ह्योमा इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। एक दिन बोटैन कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे अपनी दादा की पुरानी पाइप मिली। उसने उस पल को याद किया जब ह्योमा उनके घर में रहने आया था और सबने उसका कमरा तैयार किया था। लेकिन जैसे ही उसने पाइप को छुआ एक अजीब सा हाथ सामने आया और बोटैन जोर से चीखी और सभी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। हावरी जो कपड़े को कंट्रोल कर सकती थी तुरंत एक सुरक्षा कवच बना लेती है, लेकिन वो राक्षस हार मानने को तैयार नहीं था और जैसे ही वो एक और हमला करने वाला था तभी नागी आ गई जिसके हाथ तलवारों में बदल चुके थे और एक ही झटके में उसने उस दानव को दो हिस्सों में काट दिया। अब उस सुकुमो गामी का अंत हो चुका था, लेकिन नागी की तलवार के वार से बोटैन की दादा की पाइप टूट गई। अब नागी को लगा कि बोटैन बहुत गुस्सा होगी, लेकिन बोटैन ने सबकी ओर देखा और कहा तुम सब ने मेरी रक्षा की, मैं जिंदगी भर मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। सबको उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था क्योंकि वह एक नीडर और मजबूत लड़की बन चुकी थी। बोटैन अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी, वहीं ह्योमा तो बाकी के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था और उन दोनों का एक ही मिशन था, ह्योमा के भाई बहनों की मौत के असली गुनहगार को ढूंढना। इसी दौरान नगात्सुकी परिवार एक बड़े सुरक्षा प्लान पर काम कर रहा था। क्योटो का सबसे बड़ा त्योहार एआई मात्सुरी आने वाला था जिसमें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इस बार त्योहारों में क्योटो के 3 सबसे ताकतवर सुकुमोगामी कोड ट्रायो भी आने वाले थे और त्योहारों का माहौल बहुत ही कलरफुल था। आगे हम देखते हैं कि बोटैन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, तभी अचानक ह्योमा उनके पीछे आ गया और अचानक उसे देखकर वो दोनों डर गई और ह्योमा को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वह चुपचाप आकर उन्हें डरा देगा और फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि आज रात का डिनर सबको मिलकर बनाना है। लेकिन तभी ह्योमा को इलाके में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जांच करने पर पता चला कि एक साया त्योहार की झांकी के एक छाते में छिपा हुआ था और वह तुरंत अपने साथियों को बताने गया। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था अचानक 3 बड़े सुकुमोगामी कोड ट्रायो वहां आ पहुंचे और तभी पहली योद्धा फुकी ने अपनी बांसुरी बजाई जिससे वहां मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए और बूढ़े तत्सुमिकी ने पतली लाल धागों से उस राक्षस को पकड़ लिया और फिर सुजुमी ने अपने हमले से उसे आसानी से सील कर दिया और ये देखकर ह्योमा पूरी तरह से हैरान हो गया और वह उनके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया वो तीनों वॉरियर उस पर झपट पड़े क्योंकि वो पहले से ही ह्योमा के बारे में सुन चुके थे और उससे मिलने के लिए बेताब थे। तभी हावरी हवा में उछल कर आई और एक जबरदस्त किक से ह्योमा को गिरा दिया और कहा तुमने सुकुमोगामी के मामलों में जो किया उसके लिए तुम्हें जवाब देना होगा। और जब ह्योमा ने जब ऊपर देखा तो कोड ट्रायो वहाँ खड़े थे। उसे समझ आया कि उन्होंने ही उसकी मदद की थी। इसके बाद हावरी ने ह्योमा को ऑर्डर दिया कि वह तुरंत श्री कादोरी को रिपोर्ट करे, लेकिन उसका ट्रांसमीटर खराब था और रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था और वह पास की सड़क पर गया और तभी उसकी नजर एक अजीब छाते पे पड़ी और इसी छाता को देखकर उसे अपने भाई बहनों की दर्दनाक मौत याद आ गई। यही वो छाता था जिस दिन उसके भाई बहनों ने उसे पहली बार सुकुमोगामी के खिलाफ लड़ाई देखने बुलाया था, लेकिन उस दिन वे एक खतरनाक जाल में फंस गए थे। एक राक्षस ने गार्डियन आइज की सभी टेक्निक्स को बेअसर कर दिया था और ह्योमा सिर्फ देखता रह गया और उसने अपने भाई बहनों को बेरहमी से मरता देखा और अब ठीक उसके सामने वही छाता पड़ा था और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा उसे एक मिस्टीरियस स्पिरिट दिखाई दी। उसने ह्योमा को बहुत ही डरावने अंदाज
अंदाज से देखा। क्या ये वही दानव आत्मा थी जिसने उसके भाई बहनों को मारा था, या क्या ह्योमा बदला लेने के लिए तैयार है? और त्योहारों की रौनक के बीच खतरों का नया दौर शुरू हो चुका था। त्योहार के दिन सभी लोग जश्न का आनंद ले रहे थे, जिसमें ह्योमा भी शामिल था और स्टेज पे एक शानदार परफॉर्मेंस हो रही थी। तभी कगामी उसके पास आई और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पूरा दिन साथ बिताने का वादा किया था और दोनों ने पार्क में सैर की और एक इटालियन रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और नए कपड़े ट्राई किए। और तभी ह्योमा को एहसास हुआ कि उसने कभी इस तरह की मस्ती नहीं की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बस ट्रेनिंग और सुकुमो गामी से लड़ाई पे ही फोकस की थी, लेकिन कगामी ने उसे ठान लिया था कि वह उसे अब असली मजे करना सिखाएगी। और पूरे दिन मस्ती करने के बाद दोनों वापस से उसी जगह पर लौट गए और जैसे ही वो लौटे एक खतरनाक सुकुमो गामी वहाँ पर आ गया, पर नागी पहले से ही उसके पीछे लगी हुई थी और ह्योमा भी बिना टाइम वेस्ट किए उसकी मदद करने गया और तीनों ने मिलकर उस डीमन को सील कर दिया। अब कगामी मुस्कुराते हुए देखा, उसे पूरा यकीन था कि बोटैन अब सुरक्षित हाथों में है। और त्योहारों के बाद कोट रायो नगात्सुकी परिवार के स्टेट की ओर रवाना हुए। तभी तुबाकी और सुजुमी ने बोटैन से पूछा कि आजकल के लड़के किस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने स्टाइल को बदलने की सोच रहे थे। वहीं ह्योमा को ये सब बहुत ही बोरिंग लग रहा था और उसने नागी को ये बात याद दिलाई कि ये सब बस शोर है और हर कोई म्यूजिक की बात कर रहा है। तभी ह्योमा स्टेट से बाहर निकला और रास्ते में चलते चलते बोटैन के कुछ दोस्तों से टकरा गया और लड़कियों ने उसे घेर लिया और जबरदस्ती उससे सवाल पूछने लगी और बेचारा ह्योमा बुरी तरह से फंस गया। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पे आई और उसे वहाँ से निकाला। इसी बीच क्योटो के सुकुमो गामी नेता और नगात्सुकी परिवार आमने सामने आ चुके थे और वे नगात्सुकी परिवार से पूरी तरह से नाराज थे और उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि परिवार ने उनकी बनाई हुई कानून का उल्लंघन किया है। और उन्होंने पूछा, आखिरकार तुम लोग इन लड़कों की जबरदस्ती शादी करवाने पे क्यों अड़े हो? पर सबको शक था कि असली मकसद कुछ और ही है और ये सच में बोटैन के अंदर छिपे रहस्यमय इंस्पेक्टर को फंसाने की प्लानिंग थी। और उन्होंने याद दिलाया कि बोटैन की चाची के मौत के बाद वे एक बार अपने अंदर के अंधकार को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और अब वे हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच झूल रही थी। और क्या नगात्सुकी फैमिली ह्योमा का इस्तेमाल कर रहा था ताकि बोटैन को इंसान के रूप में उसे खुशी मिल सके और उसके अंदर के राक्षस को हमेशा के लिए सील किया जा सके, क्योंकि बोटैन का परिवार ब्राइडल आइटम से बना था। उन्हें लगा कि ये शादी ही उनका असली कर्तव्य है और इस फैसले के पीछे किसी का सिक्स सेंस भी काम कर रहा था। पर क्या ये सच में ह्योमा और बोटैन की शादी की साजिश थी, या फिर क्या ह्योमा को इस खेल का हिस्सा बनाया जा रहा था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ था? और इसके बाद वो बुजुर्ग औरत ने ये अनाउंस किया कि ह्योमा एक अच्छा जीवन साथी बनने पर खरा उतरता है, लेकिन सावधान भी किया कि अगर नियम तोड़े गए तो इससे सिर्फ तबाही ही होगी। हालांकि इसके बाद होरी ने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी हद तक लड़ेंगे। तभी क्योटो के तत्सुकुमो गामी ने अचानक संगीत बजाना शुरू कर दिया और नगात्सुकी परिवार के नेता घबरा गए और उन्हें लगा कि ये किसी हमले की शुरुआत है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। तत्सुमो गामी बस ये जानना चाहते थे कि उनकी डाउट सही थी या नहीं, और उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि वे तब तक विरोध नहीं करेंगे जब तक कोई उनकी प्लानिंग में दखल न दे। और बैठक का असली कारण एक खतरनाक तत्सुमो गामी के बारे में बात करना था, जिसे हाल में ही शहर में देखा गया था। और ह्योमा को तुरंत एहसास हुआ कि वे उसी राक्षस के बारे में बात कर रहे थे जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। और अगले कुछ दिनों में बोटैन अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में बिजी थी और उनका एक क्लब था जिसके लिए उन्हें किसी मजबूत आदमी की जरूरत थी। और उसके बाद बोटैन ने ह्योमा को बुलाया और वे तुरंत ही उसके मदद के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही ह्योमा यूनिवर्सिटी पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गार्ड्स को लगा कि वह कोई अपराधी है। हालांकि बोटैन के आने पे यह गलतफहमी दूर तो हो गई, लेकिन और इसके बाद बोटैन के दोस्तों ने उसका वेलकम किया और उसे चाय भी ऑफर की। लेकिन तभी लड़कियों ने ह्योमा से बोटैन के साथ उसके रिश्तों पे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए और बेचारा ह्योमा घबरा गया और वो वहाँ से भाग निकला। और बोटैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और रास्ते में उसके दोस्तों ने समझाया कि वे बस ह्योमा को जानना चाहते थे, लेकिन बोटैन इस पर कुछ सोच रही थी। तभी बोटैन को अचानक एक अजीब एहसास हुआ, उसे अम्ब्रेला डीमन की फीलिंग महसूस हुई और लड़कियां इस खतरे से अनजान थी और वो भागने में फंस गई। इसके बाद राक्षस ने एक जादुई बैरियर बना दी और
उन्हें एक दूसरी दुनिया में खींच लिया। इस बीच काई को भी वही ऊर्जा महसूस हुई जो ह्योमा ने पहले भी देखा था, और राक्षस का असली मकसद था कि बोटैन की आत्मा में झांकना और अपने मास्टर को आजाद करना। अब इसके बाद नगात्सुकी जो रास्ता ढूंढ रही थी अचानक वहाँ पे आ गई और बिना कुछ सोचे समझे उस राक्षस पे हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते बोटैन की दोस्त भी राक्षस के जाल में फंस गई। दोस्तों, बोटैन के अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ था और क्या ह्योमा और काई मिलकर इस छाते वाले डीमन को हरा पाएंगे या फिर बोटैन की शादी के पीछे कोई गहरा प्लानिंग छिपी हुई है। ह्योमा ने बोटैन से वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, और जब उस राक्षस ने हमला किया तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। उसके एक जबरदस्त हमले से राक्षस को भारी चोट पहुंची, लेकिन वह जल्द ही खुद को ठीक कर लिया। फिर उसने ह्योमा को वार्निंग दी कि वह तीनों लड़कियों की रक्षा कैसे करेगा। उसी समय फूकी अपने शक्तिशाली बांसुरी के साथ वहाँ पहुँचा और उसने ह्योमा से कहा कि वह लड़कियों की रक्षा की चिंता ना करे, बल्कि पूरी ताकत से राक्षस से लड़े। और राक्षस इस लड़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वह अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। अब ह्योमा इस लड़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वह अपने भाई बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि ह्योमा जानता था कि ये राक्षस बहुत ही ज्यादा डेंजर है, लेकिन उसे अब भी शक था कि क्या ये वही राक्षस था जिसने उसके भाइयों को मारा था, क्योंकि इसका रंग रूप उसके बचपन की यादों से अलग था। उसे अपने गुस्सों पर काबू रखकर सोच समझकर लड़ाई करनी थी। तभी दुश्मन ने अपने शक्तिशाली हथियारों को बुलाया और बैरियर को सोख लिया। अब ह्योमा को लगा कि राक्षस भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसे वार्निंग दी कि वह उसे किसी भी हालत में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। लेकिन पलक झपकते ही राक्षस गायब हो गया और अचानक उसके पीछे आ गया। जब ह्योमा ने हमला किया तो दुश्मन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया और दूर खड़े होकर उसे नफरत के भाव से देखा। उसने ह्योमा के बड़े भाइयों की बातें छेड़ी, जिससे ह्योमा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने अपने भाइयों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं और तावीजों को मिलाकर एक नई शक्ति बनाई। लेकिन उसका हमला वेस्ट हो गया। राक्षस ने अचानक से ही बोटैन पे हमला कर दिया, ये दिखाने के लिए कि ह्योमा अपनी रक्षा करने के वादे में कितना कमजोर था। जब ऐसे लगा कि बोटैन पे खतरा मंडरा रहा है, तभी उसका परिवार और बाकी टीम वहाँ पहुँच गई और उन्होंने तुरंत राक्षस से टक्कर ली। अब इसके बाद नागी ने अपनी तलवार की पूरी ताकत से उस पे हमला किया और राक्षस को बहुत गहरा चोट दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे घेर लिया और लगातार उस पे हमला करने लगे और आखिरकार सुजुरी ने उस पर एक जोरदार वार किया और राक्षस को जमीन पे गिरा दिया। अब ह्योमा अपने सामने नगात्सुकी फैमिली की इन शक्तियों को देखकर हैरान था, क्योंकि उन्होंने बोटैन की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन तभी राक्षस अचानक जमीन में समा गया और वहाँ से गायब हो गया। तभी कागामी ने अपनी मिरर शक्ति का इस्तेमाल करके राक्षस को खोज निकाला। तभी उसी वक्त जब वह बोटैन पर फिर से हमला करने वाला था, तभी होरी ने अपने हथियार से राक्षस का हाथ दो हिस्सों में काट दिया और ह्योमा ने मौके का फायदा उठाकर उसे जोरदार लात मारी, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। अब क्योटो के सुकुमोगामी योद्धा और नगात्सुकी परिवार मिलकर इस राक्षस को हमेशा के लिए सील करने के लिए रेडी थे। अब राक्षस ने अपनी हार मान ली और अजीब से मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया और सभी के बीच उस बूढ़े सुमिकी ने यह घोषणा की कि वह सील किए गए वस्तु को गार्डियन आई की सुरक्षा में रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बाद में वे ह्योमा के भाइयों की मौत के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। फिलहाल सभी को नियमों का पालन करना होगा। तभी वह बूढ़ी औरत ने सभी को आदेश दिया कि वे दिन भर अब आराम करे। ह्योमा को इस बात पर डाउट हुआ कि जिस राक्षस को वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, उसे इतनी आसानी से हरा दिया गया। बाद में होरी ने ह्योमा को थैंक्स बोला, क्योंकि उसने बोटैन की रक्षा की। लेकिन ह्योमा ने कहा कि असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बस दुश्मन को हराने पे ध्यान दिया था और असली सुरक्षा तो बाकियों ने की थी। और ये सुनकर उसके चेहरे पे एक अजीब सा दुख झलकने लगा। तभी बोटैन को अचानक अजीब सा महसूस हुआ और उसकी आंखें चमकने लगी। और तभी होरी ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग जल्दी से नगात्सुकी हवेली लौटे और वे दौड़ते हुए हवेली पहुँचे। लेकिन वहाँ जाकर जो देखा उसने सबको चौंका दिया। यह एक जाल थी। अब नगात्सुकी हवेली एक खंडहर बन चुकी थी, पर असली निशाना हवेली नहीं था, बल्कि उसकी सुरक्षा करने वाले स्तंभ बुजुर्ग कुसुगा था। अब इस हमले से सभी को यह समझ आ गया कि दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर है और उनका असली लक्ष्य बोटैन है। इसलिए उसे सुरक्षा रखने का सबसे
सबसे अच्छा तरीका ये था उसे तुई के घर ले जाए। बाद में जब वे कादोरी हवेली पहुँचे तो पता चला कि कुसीगा खुद को एक कंटेनर में सील कर चुके थे। वहाँ एक लड़की ने बताया कि किसी सुकुमोगामी को सील करने के 2 तरीके होते हैं। उसने यह भी कहा कि कुसीगा ने खुद को कंटेनर में इसलिए सील किया क्योंकि उन्हें अपने मरने का खतरा महसूस हो रहा था, और साथ ही उसने बताया कि कुसीगा कंटेनर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह जिंदा बचेंगे या नहीं। अब इसी बीच बोटैन बेहोश पड़ी हुई थी और उसका परिवार उसकी हालत को देखकर बेहद चिंतित था। तभी तायू ने कहा कि अब वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि कुसीगा ही हवेली की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ थे। क्योंकि कुसीगा न केवल हवेली की सुरक्षा करते थे बल्कि बोटैन के अंदर छिपे राक्षस को भी काबू में रखते थे। अब उनके न होने से बोटैन की शक्तियाँ बेकाबू हो सकती थी, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि बोटैन को कहीं सुरक्षित जगह पर बंद रखा जाए। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।